Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. I'm co-founder of Kitex Academy. This is your go-to channel for mastering physics in the easiest way possible. आज का टॉपिक है PYQ अगेन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलो, which will be the last video lecture for this PYQ series where we have already discussed all the chapters. आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल तरीके से सब दिया हुआ है. विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब नाम में ही मतलब है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है ना. उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं. तो कुछ चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट, उस करंट की वजह से डेफिनेटली क्या डेवलप होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड. ये वो नीडल बता रहा था डिफ्लेक्ट करके, ठीक है. अब हमें पता है मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्ट किया बिकॉज ऑफ द करंट. अब हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इन दो बातों पे डिपेंड करता है. एक कि कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट फ्लो कर रहा है उतना ही आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा. दूसरा जो बात वो इंपॉर्टेंट है ये है कि जितना आप डिस्टेंस दूर रखोगे अपने कंडक्टर से, कौन से कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा. और जितना आप कंडक्टर से पास रहोगे, कौन से कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है. अभी फिलहाल तो मैं मिरर कर दूंगा इसको. फिलहाल तो मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पे मुझे दिख लेफ्ट रहा है. लेट्स सी अगर मैं एडिट में कर पाया ढंग से तो आपको राइट हैंड ही दिखेगा. सो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये कुछ जगह पर है जहां पे मुझे चैलेंज आ सकता है रूल्स वगैरह अप्लाई करने में, सो प्लीज साथ में अप्लाई करना सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप. बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक ये यहां से जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वही सोलेनॉइड में लगेगा, वही आगे जाके अपने को जनरेटर मोटर में भी लगने वाला है. ठीक है. सो हमेशा याद रखो जब भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा किसी भी कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा. दूसरा तरीका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो. सो अक्सर क्वेश्चन ये आता है दैट हाउ विल यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड. अरे भाई, यू विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट. दैट्स इट. नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आए दिन बच्चे मुझसे सवाल पूछे, सर पता कैसे चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करें और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब. अरे भाई सिंपल है. जब भी तुम फोर्स सुनो, मैं मजाक के अलावा बोल रहा हूं, जब भी तुम फोर्स सुनो ये वर्ड, तुम्हारे दिमाग में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए. दैट्स इट. जब भी तुम ये वर्ड सुनो इंड्यूस्ड करंट, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दैट्स इट. इतना सिंपल है. मजाक के अलावा बोल रहा हूं. whenever you hear फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, whenever you hear force you should say फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जब भी तुम सुनो इंड्यूस करंट, तुम्हारे दिमाग में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आना चाहिए. अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां पर काम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में काम आ रहा है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? सो व्हेन an electric current is passed through a conductor placed normally in a magnetic field, a force will always act on it. विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जितना थ्योरी ऊपर पढ़ा है उसी पे सब क्वेश्चन बन जाएंगे पक्का. ठीक है. पहला क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड. ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला, ये देखो, यही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं वापस से. अरे पीवाईक्यू में यहीं से आएगा, ये जो समरी बना है ना उसी में से आते हैं ढंग से. सो इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट विल आल्सो. क्या लगता है, करंट इंक्रीज किया तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज. आई होप ये समझ में आया. सो इट इज योर ऑप्शन बी. नेक्स्ट, when a conductor carrying current is placed in a magnetic field, when a conductor carrying current is placed in a magnetic field perpendicular to it, the direction of the force, आया वर्ड, ऐसे ही नहीं मुनकिस कर रहा था, आया फोर्स दिमाग में. ये जैसे ही फोर्स वर्ड आया मेरे दिमाग में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए. क्वेश्चन क्या है, क्या पूछने वाला है, बात की बात. ठीक है. सो whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field perpendicular to it, then the direction of the force experience can be found out using which law? Lenz's law, Fleming's left hand rule, right hand rule या right hand thumb rule? Obvious सी बात है, it is Fleming's left hand rule. Next question की तरफ बढ़ते हैं. A coil wound around a piece of soft iron can become an electromagnet only when. अरे देखो ना यार, एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर क्या है, एक आयन का टुकड़ा है. ठीक है. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी ही बनेगा जब क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, जब करंट पास होगा. दैट्स इट. सो इट करंट फ्लोज थ्रू इन द सर्किट, तभी ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने वाला है, वरना नहीं बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें ये समझा पाऊं अपने तरीके से. अब देखो क्या है, बहुत इजी है. उन्होंने बोला है
आई गेस मैंने नेमिंग बराबर नहीं किया, यहाँ पे नेमिंग करना जरूरी, ठीक है। द डायग्राम शोज अ फोर्स, a diagram shows a free conductor AB kept in a magnetic field and is carrying a current from A to B, ठीक है। करंट का डायरेक्शन देखो मिल गया, करंट का डायरेक्शन ये है। अब बच्चों को लगता है करंट का डायरेक्शन यहाँ है, एक्चुअली ये यहाँ नहीं है। अगर स्क्रीन पे ढंग से देखोगे तो इसका मतलब है करंट आपके तरफ आ रहा है, इट इज आउट ऑफ द पेज, है ना, इट इज आउट ऑफ द पेज, पेज के प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो इंडेक्स फिंगर को, चलो अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आप इंडेक्स फिंगर को साउथ की तरफ पॉइंट करो, इंडेक्स फिंगर को साउथ के, मेरे को मत देखो, अभी स्क्रीन पर देख के वो करो, खुद के लेफ्ट हैंड से। पहली बात तो लेफ्ट हैंड है, ठीक है। सो भले तुम्हें अगर यहाँ पे एडिट नहीं हुआ तो ये राइट हैंड दिख रहा होगा, अलग बात है। तो लेफ्ट हैंड लो अपना, इंडेक्स फिंगर को साउथ की तरफ पॉइंट करो, और अब जो मिडिल फिंगर है तुम्हारा वो अपने तरफ पॉइंट करो, बिकॉज करंट बाहर आ रहा है। और जैसे ही थंब ओपन करोगे, थंब ऊपर की तरफ है। अगर तो तुमने सुना ढंग से तो तुम्हारा थंब ऊपर आ रहा होगा, इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। चलो 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया इस टॉपिक के। अब 2 मार्क के पे आते हैं। स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल इन डीसी मोटर। अब पहली बात तो ये कि डीसी मोटर में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी तुम्हें बताया था डीसी मोटर का चलना, तेज चलना या फिर किसी भी चीज का ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस जब हो रहा है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, पहला तो आप लिख सकते हो इट फर्स्ट, 1 सेकेंड या ओके। सो फर्स्ट इट डिपेंड्स current flowing through motor, ये एक फैक्टर हो सकता है। सेकेंड फैक्टर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ना लिख के आर्मेचर कॉइल लिखो, ज्यादा बेहतर वर्ड है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर कॉइल, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा और उतना स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। एंड लास्ट करंट तो डेफिनेटली बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेगुलेटर से जो कंट्रोल करते हो तुम। चलो नेक्स्ट, उन्होंने बोला है अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ 2 स्ट्रेच्ड कॉपर वायर हुज एंड्स आर टू अ डीसी सप्लाई एज शोन इन द डायग्राम। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये रहा डायग्राम, देखो ये जो एंड्स है डीसी सप्लाई के वो ऐसे कनेक्टेड है यहां से, ये देखना जरूर, है ना। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर डीसी सोर्स से करंट यहां जा रहा है बराबर, तो करंट यहां फ्लो करेगा। अब गलती नहीं करना, बच्चों को लगता है करंट अभी ये ओपन एंड है, यहां पे थोड़ी करंट फ्लो करेगा, यहां से थोड़ी करंट जाएगा। ये सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब यहां से यहां, तब नोटिस करो, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं आप लोग के लिए। सो करंट ए से जा रहा है, चलो ना यार दूसरा कुछ ले लेते हैं, एक्स पी क्यू आर ले लेते हैं, ये पी, फिर गया क्यू, फिर गया आर और फिर गया एस। तो ये सर्किट है भाई, कंप्लीट सर्किट ये है। सो करंट कहां जा रहा है, पी से क्यू, फिर क्यू से कहां जा रहा है आर, आर से कहां जा रहा है एस और एस से कहां जा रहा है पी। ये कंप्लीट सर्किट है। तुम्हें एक चीज समझ में आई कि जो तुम्हारा करंट है वो क्यू से आर ऐसे जा रहा है। अब तुम्हें वापस से लग रहा होगा ये कहां जा रहा है भाई, करंट करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है। चलो तो उन्होंने बोला है कि नेम द एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी lying on either side of the conductor to experience a force in the upward direction। अभी अपन ने देखा था ऊपर का क्वेश्चन, फोर्स ऊपर लग रहा है तो थंब ऊपर रख कर दो, लेफ्ट हैंड का भाई, भले यहां पे स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा हो, तुम तुम्हारा लेफ्ट हैंड लो, थंब ऊपर की तरफ कर दो, बराबर। अब करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, कैसे पता चला, क्यू से आर देखो ना, डायरेक्शन तुम्हारे तरफ है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो तुम्हारा मिडिल फिंगर तुम्हारे तरफ होना चाहिए, थंब ऊपर होना चाहिए, मिडिल फिंगर तुम्हारे तरफ होना चाहिए। अब इंडेक्स फिंगर ना अगर तुम ढंग से कर रहे हो तो तुम्हारे राइट में पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स फिंगर, इसका मतलब पॉइंट बी पर साउथ है और पॉइंट ए पर नॉर्थ है, तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। सो आई होप ये क्लियर हुआ सबको। सो हमारा आंसर आ जाएगा, सो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए मैग्नेटिक नॉर्थ, एट पॉइंट बी बताओ क्या होगा, एट पॉइंट बी मैग्नेटिक साउथ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेम द लॉ यूज्ड टू फाइंड दीज पोलैरिटीज। किसने किसने हेल्प किया, अब बोलना नहीं भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसने हेल्प किया, इसी ने किया ना भाई। तो क्या आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या एडवांटेजेस है, पहला इट कैन बी
easily magnetize and demagnetize. It can be easily magnetize and demagnetize. इसका मतलब समझते हैं कि आप जब चाहो उसको मैग्नेटाइज कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, आपके ऊपर है. सेकेंड एडवांटेज विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field can be controlled. Strength of magnetic field can be controlled और increase या decrease, जैसा भी है, आप जैसा भी लिखना चाहो आपको हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एक और कोई एडवांटेज लिख सकते थे आप. क्या लिख सकते थे? the polarities of the magnetic strength can be reversed easily. next mention two ways to increase the strength of an electromagnet. अभी ऊपर डिस्कस किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है? ये है ना, ये कॉइल होती है, राइट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो? एक मैंने क्या बोला था, या तो करंट इंक्रीज कर दो या फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो ना बेटा. तो चलो क्या आएगा? मेंशन टू वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय इंक्रीजिंग. अभी मैं यहाँ टाइम सेव कर रहा हूं, पूरा लिख सकते हो. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट, by increasing strength of current, and second by increasing, क्या लगता है, by increasing number of turns. Okay, next question. Name two factors on which force आया, देखा. Name two factors on which force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field depends. Also state how the factors affect the force. अब बोलोगे सर ये क्या है यार? अरे फोर्स बोला ना, तो मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. थंब बताता है फोर्स, इंडेक्स फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर बताता है करंट. ठीक है, तो यही तो दो फैक्टर्स है. अरे भाई फोर्स को डोमिनेट कौन कर रहा है, फोर्स को इफेक्ट कौन कर रहा है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड. तो चलो वही दो फैक्टर्स है. तो पहला क्या लिखोगे? एक सेकेंड, आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एंड current are the two factors on which force depends. अब उन्होंने बोला है कैसे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, उन्होंने बोला है place in a, also state how the factors affect the force. So if current and magnetic field strength increases, बराबर, force on a conductor also increases. समझा कि भाई अगर दोनों में से दोनों मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और करंट अगर इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर. विद द हेल्प ऑफ विच रूल यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगेन आया वही विच रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब तो रट गया ना, 3 बार हो गया पीवाईक्यू में. ठीक है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलो 4 मार्क का क्वेश्चन है, रीसेंट पेपर का ही है ये, जहां तक मुझे मालूम है 2023 या फिर 2024. क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी एट ए एंड बी. अब कैसे पता लगाओगे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या है? तो यहां पे तुम्हें हेल्प करेगा. देखो यहाँ पे तुमने कोई भी वर्ड नहीं सुना फोर्स, राइट. तुमने कोई भी दो एक्सटर्नल मैग्नेट्स नहीं देखे, इसका मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो नहीं आने वाला. सीधा सीधा है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया जा रहा है. क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने फिंगर्स को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, करो. तो तुम तुम्हारे हाथ से करो, मेरे हाथ को मत देखो, स्क्रीन पे देखो और करो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब तुम्हारा कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है. इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ है. अगर करंट ऊपर की तरफ है इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा करंट, बराबर. और अगर करंट यहां से निकल रहा है पॉइंट ए से, इसका मतलब बैटरी के इस वाले सेक्शन पे प्लस होगा और इस वाले सेक्शन पे माइनस होगा. आई होप ये क्लियर हुआ. मैंने कैसे देखा? राइट हैंड थंब रूल ने हेल्प किया. सो स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ बैटरी एट ए एंड बी. सो योर आंसर इज एट ए पॉजिटिव terminal and at B negative terminal. Okay,
point A positive terminal, point B negative terminal. Next, state the effect on the magnetic field if an iron rod is held along the axis of the coil. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई अगर तुम आयरन रॉड को, जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड के बीच में अगर मैं आयरन रॉड रखता हूं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मतलब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आयरन रॉड को रख दोगे एक्सिस ऑफ द कॉइल, एक्सिस ऑफ द कॉइल का मतलब क्या, कि ये देखो तुम्हारा कॉइल है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर, यहां पे तुमने सेंटर पे रॉड रख दिया है, यहां पे बीच में ये सर्कल है, ये से सर्कल है, सर्कल के इस तरीके से रॉड को बीच में रखा है, तो क्या होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो क्या है, सेट इफेक्ट ऑफ द ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, द आयरन रॉड विल गेट मैग्नेटाइज। आई होप ये क्लियर हुआ, द आयरन रॉड विल गेट मैग्नेटाइज। नेक्स्ट, स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी। अभी ये यही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, 3 मार्क का था, ये एक ही है, ठीक है, 3 मार्क का था, 4 मार्क में मैंने भरा, ओके 4 मार्क का क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, ठीक है। क्या बोला है, स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। बैटरी का पोलैरिटी नहीं बोल रहा है, कॉइल का, मतलब कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, तो वो बोल रहा है इनको कैसे चेंज करूं, तो भाई क्या चेंज करोगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करो। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या बोलोगे, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर करंट ना बोलकर अगर मैं पोलैरिटी ऑफ बैटरी बोलता तो चलता, पोलैरिटी ऑफ बैटरी का मतलब ही होता है कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल यू डिक्रीज इट, बताओ, हाउ विल यू डिक्रीज इट, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा चलो सर हमको ये वाला नहीं लिखना था, तो मैं बोलता या फिर बाय डिक्रीजिंग करंट, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, श्योर है। चलो विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं चाह रहा था इसको भी 2 पार्ट में करूं, लेकिन मतलब नहीं है, फटाफट इसमें क्लब करके खत्म कर देता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये बिल्कुल उल्टा है। जहां ऑयस्टर ने बोला था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, फैराडे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अभी तो फटाफट यहां पे रीड कर लेते हैं, ये सब लोग तुमने पढ़ के रखा है, इतने नजदीक हो तुम बोर्ड्स के, तुम्हें मालूम है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। पता है हमें, ईएमएफ का मतलब ही बैटरी, और बैटरी में से क्या निकलेगा, करंट। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। अब आएगा तुम्हारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्लियर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना तेज तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे उतना ही ज्यादा करंट आएगा। ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड ले आए तो करंट आ जाएगा, भाई चेंज लाना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसमें हेल्प कौन करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, कंडक्टर का डांस होना चाहिए। अब मैं मोशन नहीं बोल रहा हूं, कंडक्टर का क्या होना चाहिए, डांस होना चाहिए। तो जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही क्या आएगा, करंट आएगा। अब लेंस लॉ क्या है, वो ये बोलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आपने प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज करेगा। ये अगर मैं कोई क्वेश्चन होगा तो उसके थ्रू समझाऊंगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, कि जितना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, उसी को हम जनरेटर बोलते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मर पे जरा ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आते हैं यहाँ से सवाल। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो पहली बात क्लियर है कि भाई एक प्राइमरी कॉइल में कुछ टर्न्स होते हैं जिसमें तुम एक एसी सोर्स लगाते हो। आई विल रिपीट, एक प्राइमरी कॉइल में तुम एक एसी सोर्स लगाते हो और उसमें कुछ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूं, चलो ये एक तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, इसको हमने बोल दिया प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे कुछ टर्न्स होंगे, यहाँ पे तुमने एसी सोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ के करंट के चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट डेवलप हो जाएगा, बराबर। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं कि किसी के वजह से किसी में प्रोड्यूस हुआ क्या, करंट, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, तुम्हें ना 2-3 मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव ही करके दे देता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मुझे। वो ये है, हमेशा याद रखो कि जितना तुमने इनपुट दिया था पावर का उतना ही तुम्हें आउटपुट मिला। अब इनपुट का मतलब क्या, प्राइमरी, तो प्राइमरी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो मैं बोलूंगा VP IP इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, VSIS, एक सेकेंड, VSIS। अब क्या है VP, क्या है IP। VP का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी वोल्टेज जो तुमने दिया। IP मतलब प्राइमरी करंट जो बना वहां पे करंट।
अब उसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आया, जिसको तुम सेकेंडरी वोल्टेज बोलोगे, और सेकेंडरी वोल्टेज की वजह से सेकेंडरी करंट आया। ये क्लियर हुआ, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हो और इंड्यूस ईएमएफ बोलते हो, बराबर। तो अगर तुम इसका रेशियो निकालो तो क्या मैं बोल सकता हूं, वीएस अपॉन वीपी क्या निकल के आ रहा है, आईपी अपॉन आईएस। फिलहाल के लिए आईपी अपॉन आईएस को मत देखो, तुम ये देखो, ये जो वीएस अपॉन वीपी है ना, राइट, इसको हम एनएस अपॉन एनपी भी लिख सकते हैं। बच्चा बोलता है क्यों ये अब एनएस और एनपी कहां से आ गया, तो भाई एनएस और एनपी बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। 100 बात की एक बात, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी, जिसको तुम बोलते हो टर्न रेशियो। क्या बोलते हो, टर्न रेशियो, ठीक है। वीएस अपॉन वीपी नहीं भी देखा तो एनएस अपॉन एनपी को क्या बोल दोगे तुम, टर्न रेशियो। अब ये सवाल में काम कहां आएगा मैं बाद में बताऊंगा। एक चीज और याद रखो कि भाई ये जो है ना, ये एनएस अपॉन एनपी, ये एक रेशियो है, बराबर। अब तुम खुद सोचो, अगर एनएस अपॉन एनपी, मैं अभी के लिए थ्योरी बता रहा हूं, बाद में सिखाऊंगा मैं जो भी चीज है क्वेश्चन के थ्रू। अगर एनएस अपॉन एनपी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या, एनएस अपॉन एनपी ग्रेटर देन 1, बच्चे तो हो नहीं, तुम्हें पता है लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हो, तो एनएस ग्रेटर देन एनपी हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि अगर बाय चांस तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है किसके, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से, इस ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाम में मतलब है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या, कि तुम्हें वोल्टेज ज्यादा करना है, खत्म। अगर तुम्हें वोल्टेज ज्यादा करना है तो क्या यूज करोगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा। अगर तुम्हें वोल्टेज कम करना है तो तुम क्या करोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब उसमें क्या करोगे तुम खुद सोचो, तो वहां पे एनएस बाय एनपी का जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा। सोचो, अगर एनएस बाय एनपी का रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब एनएस विल बी लेस देन एनपी। अब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, ज्यादा। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टिल ना लिख दूंगा आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर्मूला तो नहीं, ये कंडीशन लिखी हुई है कि एनएस बाय एनपी, ये वही वाली बात है कि NS बाई NP इज ग्रेटर देन 1, यहां पे NS बाई NP इज लेस देन 1, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। तो हम टर्न रेशियो किसे बोलते हैं, टर्न रेशियो इज नथिंग बट NS अपॉन NP विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज VS अपॉन VP, बस ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, स्टेट वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन एन एसी जनरेटर। क्या वो फैक्टर है जो कि करंट को एसी जनरेटर में इंपैक्ट करेगा, तो हमेशा याद रखो, इट इज द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। भाई जितना स्लो तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे ना, उतना कम करंट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे उतना ज्यादा करंट चेंज होगा, ये हमेशा याद रखना। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जितना ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो नेक्स्ट, व्हाट व्हेन इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल याद है तुम्हें, अभी डिस्कस कर लेते चलो, कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से इंडेक्स फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम तभी होगा जब बाकी के दो, कौन बाकी के दो, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर हो। ये बात दिमाग में बिठा लो। ये सेम सवाल फोर्स के लिए भी आ सकता है कि भाई कब किसी कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम होगा, जब कौन बाकी के दो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर हो। यहां पे राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर है तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम है, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। सो व्हेन इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट मैक्सिमम, व्हेन the direction of magnetic field and direction of motion of conductor are perpendicular। आई होप ये क्लियर हुआ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ने हेल्प किया। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इन देम। अभी तो बताया यार, ईएमएफ का मतलब क्या, V वोल्टेज, तो कैसे रिलेटेड है वो बताओ। तो अभी अपन ने किया, सो इट इज NS बाई NP इज इक्वल्स टू, चलो VS लिख दो, VS बाई VP
इज इक्वल्स टू NS बाई NP। आई होप ये क्लियर हुआ। अरे भाई PYQ है, आया हुआ है तुम्हें क्यों, सो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाओ। सो हाउ इज द EMF ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल? S मतलब सेकेंडरी कॉइल, P मतलब प्राइमरी कॉइल। सो VA। अच्छा कोई बच्चा मुझे पूछता है सर मैंने रेशियो उल्टा कर दिया तो VP बाई VS इज इक्वल्स टू NP बाई NS लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, लिखना भाई, लेकिन बस कौन किसके सामने आ रहा है वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चल, ऑन विच टाइप ऑफ करंट, सॉरी, ऑन विच टाइप ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर वर्क, एक सेकेंड, ऑन विच टाइप ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर वर्क, अच्छा ठीक है ठीक है समझा। ऑन विच टाइप ऑफ करंट इट वर्क्स ऑन द, इट वर्क्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये याद रखना। लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन AC which is alternating current, आप पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। लिखूं कि ऊपर से देख लोगे यार, लिखा हुआ है ना, ऊपर से देख लेना, बाद में मैं भले ही PDF में मेंशन कर दूंगा। अ डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म 12 वोल्ट AC टू 200 वोल्ट AC। मत पढ़ो आगे का, खाली इतना बता दो 12 वोल्ट को 200 वोल्ट की है। तुम ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप, राइट। तो नेम द डिवाइस। अब जो बच्चे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लिखकर आएंगे खत्म हो जाएंगे, तो आप यहां पे लिखना पड़ेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। रीसेंट पेपर देख लो, रीसेंट स्पेसिमेन पेपर, उसमें तक ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि अगर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है तो NS विल बी ग्रेटर देन NP या फिर NS विल बी लेस देन NP। अभी बताया, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर देख रहे हो 1 मार्क का पूरा सवाल आ गया और उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जिससे तुम्हारे 2-3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लाइटली मत लेना। चलो, नेम द प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन। अभी बताया था स्टार्टिंग में, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आपसी सहमति। ठीक है, कुछ भी बोल रहा हो यार, ठीक है। सो इट वर्क्स ऑन, इट वर्क्स ऑन, एक सेकेंड, ये हैंग क्यों हो रहा है अभी? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई गेस दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिलो इज अ डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पता है ट्रांसफॉर्मर है। ये रहा आपका प्राइमरी कॉइल और ये रहा आपका सेकेंडरी कॉइल। बिफोर इवन मूविंग अहेड, ये टर्न्स बता रहा है बेटा, देखो ये यहाँ पे टर्न्स बता रहा है। क्या लगता है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, कहां पे टर्न्स ज्यादा है, कहां पे टर्न्स कम है? बताओ। प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। एक चीज क्लियर हो गई, वो क्या पूछने वाला है नेक्स्ट, देख लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। PYQ है भाई, इतने इजी क्वेश्चंस है इसके, और बच्चे टॉपिक को छोड़ के जाते ट्रांसफॉर्मर बिकॉज समझ में नहीं आ रहा। मत समझो, तुम बेस लेवल जितना मैंने अभी बताया तुम्हें उतना ही देख लो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, दैट्स इट। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अभी मैंने देखा कि NP ज्यादा है NS से, तो चलो कंडीशन बताओ। अरे NP ज्यादा है NS से, इसका मतलब क्या? NS कम है NP से, वही वाली बात हो गई। तो जब सेकेंडरी में टर्न्स कम होते हैं NP से, तो ये कौन सा है? स्टेप डाउन। याद आया मैंने कैसे बोला था याद रखने के लिए? NS by NP लेस देन 1 है। कैसे पता चला? चलो, मुझे दिख रहा है कि NP ग्रेटर है NS से, तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो मैं NS को वही रहने दे रहा हूं, मैंने ग्रेटर साइन यहीं पे रहने दिया। और एक सेकेंड, हाँ, NP इज ग्रेटर देन NS। आ जाओ यहाँ पे, अगर तुम रेशियो देखोगे क्या है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आ गया अपन ऊपर। NS अगर ग्रेटर है NP से तो वो क्या हो गया? स्टेप अप। लेकिन अगर NS लेस है NP से तो वो क्या हो गया? स्टेप डाउन। तो पक्का ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? दिस इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन transformer. Okay, next question. If the number of turns in the primary and secondary are 1000 and 250, ठीक है, तो लिख लेते हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है पहले गिवन डेटा लिख लो। तो प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स है? ओके, NP है आपका 1000। ओके, नेक्स्ट NS आपका दिया हुआ है 250 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये सिखाया नहीं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो बताया नहीं। अरे भाई याद है एक वर्ड बोला था टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो एक ही चीज होती है, बराबर। तो तुम्हें क्या करना है बताओ? NS by NP, घाई घाई में NP by NS मत कर देना। सो ट्रांसफॉर्मर रेशियो
इज इक्वल्स टू NS बाय NP. क्या आएगा? NS 250, क्या आएगा? ये 1000, ये 0 से 0 कैंसिल है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 1/4. सो योर ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है. से इट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. यहाँ पे देख लोगे व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. देखो मैं लिख दूंगा, डोंट वरी. ये रहा. whenever there is a change in magnetic flux linked to the coil, EMF is induced. चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए. आपको लास्ट वन पे वो नहीं आएगा. सो whenever there is a change in magnetic field linked with the coil, whenever there is a magnetic field, wherever there is a change in magnetic field linked with the coil, EMF is induced. This is known as Faraday's law of induction. Okay. नेम डिवाइस दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. बताओ यार कौन वर्क करता है इस प्रिंसिपल के ऊपर. बताओ बताओ बताओ. इट इज योर इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, एज यूजुअल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली. अब तो मैं यहाँ पे भी थैंक यू बोल ही सकता हूँ, यहाँ पे भी शेयर और सब्सक्राइब का बोल ही सकता हूँ, तो मैं खाली रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. So you can share this video with your ICSE friends. You can subscribe to this channel. You will get a lot of good content in the upcoming months and years as well. Secondly, you can do follow us, Kitex Academy on Instagram. You can follow our page on YouTube. My personal handle is Learn with Yusuf. You can go and check out the short form things and experiments we are posting over there. Thank you so much.